वेलकम बैक एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, जिसे AIDEF भी कहते हैं, संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की मांग की। देखिए, इसके बारे में बात करें तो इस प्रदर्शनी के दौरान AI विभाग सक्षम समाधानों का प्रदर्शन करेगा, जिन्हें उद्योग, अनुसंधान संगठनों और स्टार्टअप और इनोवेटर्स द्वारा विकसित किया गया है। ये सभी उत्पाद ऑटोमेशन या मानव रहित या रोबोटिक सिस्टम, मानव व्यवहार विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बुद्धिमान निगरानी प्रणाली, भाषण अथवा आवाज विश्लेषण और C4ISR के क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं C4ISR की, तो इसका मतलब है कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया निगरानी। लॉन्च किए जा रहे 75 उत्पादों के अलावा 100 उत्पाद विकास के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार ने 2018 में रक्षा पर AI टास्क फोर्स बनाई है। इसकी स्थापना रक्षा में AI को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए की गई थी। दो 2018 में सरकार ने रक्षा पर एक AI टास्क फोर्स बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है लाल पांडा पे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज पर स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंगालीला पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो संदकफू चोटी के पास है। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क शुरू में तो एक वन्य जीव अभयारण्य था, मगर 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। देखिए, और विस्तार से बात करें तो अभी हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। दुनिया में विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही दो अलग अलग पांडा प्रजातियां हैं। दो पांडा की प्रजातियां वे कौन से हैं? विशालकाय पांडा और रेड पांडा। ये केवल यही दो प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। बात करेंगे रेड पांडा की, तो यह सिक्किम का राज्य पशु भी है। स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम कौन है? रेड पांडा। रेड पांडा की बात करें तो ये काफी शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं तथा पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है। यह भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिण चीन के जंगलों में पाए जाते हैं। बात करते हैं हम रेड पांडा की IUCN लिस्ट के बारे में। तो IUCN रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय प्रजाति में रखा गया है और साइट्स में ये परिशिष्ट 1 के अंतर्गत आता है। और बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो उसमें वो अनुसूची 1 में आता है। अब जब बात कर ही रहे पश्चिम बंगाल के बारे में, तो हम जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन-कौन से हैं। तो वो हैं आपके जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा वैली नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान,
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या विभाग के आर्थिक और सामाजिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र विभाग के एक शोध के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक होने का अनुमान है। देखिए और अधिक बात करें तो लगभग 1.4 बिलियन की आबादी के साथ चीन और भारत के इन दो क्षेत्रों में अधिकांश लोग हैं। कौन से दो क्षेत्रों में? तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य और दक्षिणी एशिया। इस शोध के अनुसार 2022 में इंडिया की जो जनसंख्या होगी 1.412 अरब होगी, जबकि चाइना की जनसंख्या 1.426 अरब होगी। मगर सदी के मध्य तक भारत की आबादी 1.668 अरब होने की उम्मीद है, जो चाइना की 1.317 अरब से काफी अधिक है। इंडिया की जनसंख्या कितनी हो जाएगी सदी के मध्य तक? 1.668 अरब। वहीं चाइना की होगी 1.317 अरब। शोध के अनुसार प्रजनन क्षमता के निम्न स्तर के कारण 1965 के बाद वैश्विक जनसंख्या का विस्तार आधे से अधिक रुक गया है। 2022 में दुनिया में महिलाओं की तुलना में कुछ अधिक पुरुष होंगे। सदी के दौरान यह भविष्यवाणी की गई है कि यह संख्या धीरे धीरे उलट जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है, तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सुरवेरो किताब लॉन्च की है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में इस पुस्तक का विमोचन किया। स्वाधीनता संग्राम ना सुरवेरो नामक पुस्तक में 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाया जाता है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा किया गया है। यह पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। आगे बात करते हैं हम आईएसएसएफ विश्व कप के बारे में। अभी दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने निशानेबाजी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता लुकास कुजेंस्की को 17-9 से हराया। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यह अर्जुन का पहला सीनियर इंटरनेशनल मेडल है। उन्होंने क्वालिफाइंग में 630.5 का स्कोर किया था और फिर 261.1 के साथ रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहते हुए स्वर्ण पदक मैच के लिए जगह बनाई। लुकास ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा का रजत पदक जीता था, जिसे उन्होंने हरा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। सीईआरटी के निर्माण पर अनुमानित 8.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में
निवेश करने के लिए एक रोड मैप भी लेकर आया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पाद बनाने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के विकास और उन्नति में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। सरकार सीखने के लिए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के प्रशिक्षण में बदलाव के लिए निवेश कर रही है। अब बात जब मेघालय की कर रहे हैं, तो जान लें कि मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड कोंगकल संगमा। और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को कवर करते हैं। इस न्यूज को पढ़कर आपको समझ आएगा कि एज मैटर नहीं करता, बस हौसला होना चाहिए। देखिए, 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने हाल ही में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण में पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले उन्होंने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के लिए क्वालिफाई किया गया था। टाम्परे में सराहनीय प्रदर्शन के बाद उनकी चारों तरफ जमकर प्रशंसा हो रही है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 29 जून से 10 जुलाई के बीच टाम्परे में आयोजित किया गया था। यह 35 और उससे अधिक उम्र के पुरुष और महिला एथलीटों के लिए एथलेटिक्स के खेल के लिए एक विश्व चैंपियनशिप कैलिबर इवेंट है। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले कोलोक्वियम में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन की खान मंत्रालय ने मेजबानी की है। खान मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव पौराणिक सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में खान और खनिजों पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। केंद्रीय आवास मंत्री श्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा प्रहलाद जोशी, श्री राव साहेब पाटिल दानवे और श्री आलोक टंडन भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। अब जब बात कर रहे हैं इनकी, तो जान लेते हैं कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो प्रहलाद जोशी केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य के मंत्री हैं। वहीं राव साहेब पाटिल दानवे की बात करें तो ये खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री हैं। और श्री आलोक टंडन खान मंत्रालय के सचिव हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।